Hello everyone. This is the lecture 11 of the basic concept of chemistry for class 11 students, and welcome you all to the Singh Pathshala online classes. So, in the very last class, I have given you some homework. That was this question, which you can see on screen. So, how to solve this question? इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा था, आयरन का परसेंटेज कंपोजिशन बता रखा था। तो गिवन इसका सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। तो गिवन क्या था, हमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन पता है। ओके, और वो कितना है 20.14%। और उसके बाद में हमें निकालना क्या है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब इस फॉर्मूले में H2 जो भी कंपाउंड का फॉर्मूला था FeSO4.X2O में, इधर हमें यहाँ पे X की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें बताने हैं कि इसके अंदर कितने होंगे। तो सिंपल, ये बहुत ही आसान है हमारे लिए। हम सिंपल क्या लगाएंगे, परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो वहाँ से भी हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन लिखूँ तो इसका फॉर्मूला ये होगा, मास ऑफ आयरन इन दैट कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, यानी कि टोटल मास हो गया कंपाउंड का, इनटू 100। ओके, बट यहाँ पे क्या है, अब मोलर मास कितना होगा उसके बारे में देख लेते हैं। मोलर मास को अगर निकालना है तो FeSO4.XH2 है हमारा कंपाउंड। तो इसके अंदर मोलर मास जो होगा सभी को एडअप कर देंगे हम। आयरन का मास कितना होता है, 56 होता है भाई, 56 ग्राम। और सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 4 प्लस, अब यहाँ पे XH2O है। तो H2O का हमें मास पता है, मोलर मास H2 का 18 होता है, तो यहाँ X इंटू 18 कर देंगे और ये हमारा जो मोलर मास आ जाएगा इट विल बी आई थिंक 152, ऐसा कुछ आएगा। 152 प्लस 18x आ जाएगा। ओके, अब हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। आयरन का मास कितना होगा कंपाउंड के अंदर, आयरन का केवल एक ही एटम है, तो इसका मास जो होगा वो 56 ग्राम होगा इस कंपाउंड के अंदर। आयरन का परसेंटेज कंपोजिशन हमें दे रखा है, दैट इज 20.14। मास आयरन का हमें पता है 56 ग्राम, टोटल मास भी हमें पता है 152 प्लस 18x ग्राम इंटू 100। ओके, तो अब तो बहुत इजी है, इसमें केवल x की वैल्यू हमें पता करनी है। तो इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, कुछ 7.005 आएगी। तो बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी डेसिमल में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है, इसे आप हमेशा राउंड ऑफ कर लोगे। तो मतलब कोई एक नेचुरल नंबर ही आना चाहिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसे 7 ले लेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 7 होगा भाई। यहाँ पे 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। और जो कंपाउंड का फॉर्मूला होगा, वो होगा FeSO4.7H2O। ओके, और ये FeSO4.7H2O को ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं, नोन एज ग्रीन विट्रॉल। क्योंकि इसका ग्रीन विट्रॉल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसे अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं FeSO4 को तो ग्रीन कलर सॉल्यूशन बनता है। ओके, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में था, ये होमवर्क था हमारा। तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं हम। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम बात कर चुके हैं। एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला को डेराइव कैसे करते हैं ये भी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस।
तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या है, इसके बारे में कैसे करते हैं इन कैलकुलेशंस को, वो सब अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हमें एक रिएक्शन लेट, कोई सी भी रिएक्शन लेट कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन ले लेते हैं। 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट 2H2O लिक्विड। तो ये हमारी फॉर्मेशन ऑफ वाटर की हमने रिएक्शन ले ली, एक एग्जांपल ले लिया। आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हो, और इसमें मुझे कुछ चीज़ें आपको समझानी है। जब भी किसी मॉलिक्यूल, किसी एक बैलेंस रिएक्शन के अंदर, जब भी किसी मॉलिक्यूल के आगे जो नंबर लिखा होता है, मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो आगे जो भी नंबर लिखा होता है इसे हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्री बोलते हैं, इसे स्टोकियोमेट्री बोलते हैं, या स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं इसे, या स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को SC से भी क्या कर देते हैं, मतलब मैं लिखूंगा जब भी है SC से डिनोट करूंगा इसे, ओके। और यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है डेट मीन्स 1 है। यहाँ पे वाटर का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए कि स्टोकियोमेट्री या स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग, ये आपको पता ही होना चाहिए कि स्टोकियोमेट्री क्या है, बिकॉज स्टोकियोमेट्री हमें सब कुछ बताती है, ओके। तो मैं दोबारा से इसे लिख देता हूँ इसी रिएक्शन को नीचे। 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग आउट 2H2O लिक्विड। तो होता क्या है भाई इसमें, ये स्टोकियोमेट्री क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, उसके बारे में हम अब देखने वाले हैं। व्हाट डज स्टोकियोमेट्री रिप्रेजेंट, जो नंबर आगे लिखे हुए हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो देखिए स्टोकियोमेट्री क्या रिप्रेजेंट करती है वही अभी हमें पता लगेगा। तो अगर बहुत ही छोटे लेवल पे अगर मैं चला जाऊं, ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल की बात करूं तो ये स्टोकियोमेट्री हमें ये बता रही है कि अगर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ले लें, ठीक है, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ले लें, मॉलिक्यूल ऑफ H2 अगर हम ले लेते हैं तो वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, और उससे हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेंगे इस रिएक्शन में फिर। तो बहुत ही छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो ये हमें क्या क्या बताती है हमें स्टोकियोमेट्री, ये बताती है कि कितने मॉलिक्यूल्स के साथ कितने मॉलिक्यूल किसी दूसरे कंपाउंड के या रिएक्ट होंगे, ओके। सो इसकी अगर मैं बेसिक पिक्चर, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ओनली। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 का मतलब हो गया ऐसे 2 H2 हैं बस, और इन 2 H2 से, इन 2 H2 के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, और इससे क्या मिलेगा हमें, इससे हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन के बारे में ये स्टोकियोमेट्री हमें ये सारी चीजें बताती है, ओके। सो हेयर ये कुछ ऐसे रिएक्शन हो जाती है, मतलब इसके साथ, और एक दूसरा पेन यूज कर लेते हैं हम, इसके साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है और इसके साथ भी एक ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, एंड दिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये बात हमें समझ में आ गई स्टोकियोमेट्री की। अगर हमें मॉलिक्यूल स्टोकियोमेट्री से हमें समझ में आ गया कि कितने मॉलिक्यूल किस कंपाउंड, कितने मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट होंगे और हमें कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे प्रोडक्ट के, ओके। और अगर थोड़ा और डीप में जाए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 का मतलब कितने हाइड्रोजन एटम हो गया, हम उसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं।
ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 का मतलब हो गया 4 हाइड्रोजन एटम। तो स्टोइकोमेट्री से हमें एटम्स का भी पता लग जाता है। 4 हाइड्रोजन एटम के साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मतलब हो गया 2 ऑक्सीजन एटम। 2 ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करते हैं और हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिलता है। तो ये भी स्टोइकोमेट्री ही हमें बताती है। ओके, और क्या बताती है स्टोइकोमेट्री, उसकी बात कर लेते हैं। स्टोइकोमेट्री हमें ये भी बताती है, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर दो दो मोल ऑक्सीजन है, सॉरी 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल H2 है, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? वो 1 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके, 1 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेगी? वो बना लेगी 2 मोल वाटर बना लेगा। तो मोल्स के टर्म में भी हम स्टोइकोमेट्री को मतलब लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ इस पे थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को, कि जो मैंने लिखा है 2 मोल ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 2 मोल ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ O2 गिविंग आउट 2 मोल ऑफ H2, जो ये लिखा है ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है। मतलब ये तो हमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है जैसे ऊपर लिखी हुई है तो इसमें आप ये मान लो कि 2 मोल हाइड्रोजन हमें दे रखा है, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है। ये तो ये बता रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, अगर 2 मोल हाइड्रोजन है तो वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना देगा। ठीक है। अब आपके पास है क्या है, उसके इसी के अकॉर्डिंगली वैसे ही रिएक्शन हो जाएगी। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्चुअल में अगर हमारे पास 2 मोल H2 ना होके एक्चुअल में अगर हमारे पास 1 मोल H2 है, तो ये स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होगी। जैसे ऊपर स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग ऊपर लिखा हुआ है कि 2 मोल H2 1 मोल O2 से रिएक्शन करता है, तो 1 मोल H2 कितने मोल O2 से रिएक्शन करेगा? हाफ मोल O2 से रिएक्शन करेगा। और कितने मोल वाटर बनेगा? कितने मोल, यहाँ पे क्वांटिटीज को आधा ले रहे हैं हम, एक्चुअल में हमारे पास आधी क्वांटिटीज हैं, तो जो वाटर है वो 2 मोल नहीं बनेगा, वो 1 मोल ही बनेगा, 1 मोल H2O ही बनेगा इस केस में। तो स्टोइकोमेट्री तो बस ये बताती है कि रिएक्शन कैसे कैसे होगी। ठीक है, मतलब अगर इतना हो तो इतना रिएक्ट होगा उसके साथ, बट एक्चुअल में आपके पास कुछ भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन के 10 मोल 15 मोल कुछ भी हो सकते हैं। तो स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंगली ही वो रिएक्शन होगी। ओके, थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी लिख देता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल एक नई रिएक्शन ले लेते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नई रिएक्शन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ले लेते हैं, CO2 बन रहा है भाई। ओके, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है बिल्कुल। तो स्टोइकोमेट्री क्या है यहाँ पे, वो हम लिख लेते हैं। इसकी स्टोइकोमेट्री 1 है, इधर भी स्टोइकोमेट्री 1 है और यहाँ पे भी स्टोइकोमेट्री 1 है। तो डेट मीन्स उसका मतलब क्या होता था, मैंने ऊपर ही समझाया था। अगर स्टोइकोमेट्री को मतलब स्टोइकोमेट्री क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मोल के टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट अगर करता है तो वो 1 मोल CO2 गैस को बनाएगा। तो ये स्टोइकोमेट्री हमें बताती है। ओके, बट एक्चुअल में अगर हमें कोई बोल दे, एक्चुअल हमारे पास कुछ ऐसा है कि हमारे पास से 12 ग्राम कार्बन है। ओके, और 18 ग्राम हमारे पास क्या है, सॉरी और ले लेते हैं, फिर हमारे पास 36 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि CO2 कितना बनेगा, तो हमें ये कैलकुलेशंस क्या करेंगे, करनी पड़ेंगी, स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी। स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग कैसे? 1 मोल कार्बन का मतलब क्या हो गया, स्टोइकोमेट्री से हमें पता है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बनाता है। तो 1 मोल कार्बन का मतलब हो गया कितने ग्राम कार्बन? 1 मोल कार्बन का मास होता है, मोलर मास होता है कार्बन का 12 ग्राम, यानी कि 12 ग्राम कार्बन 1 मोल O2 से रिएक्ट करेगा। 1 मोल O2 का मतलब हो गया 32 ग्राम।
से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बनाएगा, यानी कि 44 ग्राम ऑफ CO2 बनाएगा। तो अब एक्चुअल में हमें क्या दे रखा है, एक्चुअल में हमें दे रखा है कि 12 ग्राम तो कार्बन है और 36 ग्राम O2 है। ठीक है, 36 ग्राम O2 है, कितना वाटर बनेगा फिर। तो हमें ये जो एक्चुअल जो चीज़ दे रखी है, इसमें जो रिएक्शन हमें करवानी है वो स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग करवानी है। अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री हमें पता है 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन जो है वो 32 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हमें पता है 32 ग्राम से करता है, बट यहाँ पे जो एक्चुअल में हमें कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो ऐसा नहीं होगा कि अब कार्बन जो है वो 36 से रिएक्ट कर जाएगा, नहीं, रिएक्शन तो स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग ही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो ये 12 का 12 कार्बन कितने से रिएक्ट कर जाएगा, 32 से कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ग्राम ऑक्सीजन जो होगा वो बचा रह जाएगा। ठीक है, वो बचा रह जाएगा, 12 का 12 ग्राम कार्बन भी रिएक्ट कर जाएगा, 32 ग्राम O2 भी रिएक्ट कर जाएगा, और हमारा 44 ग्राम जो है वो CO2 बन जाएगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टोइकोमेट्री को हम यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे 4 ग्राम जो ऑक्सीजन होगा वो क्या है, लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये अनरिएक्टेड ही बचा रह जाएगा। ओके, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, स्टोइकोमेट्री की बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो वरना एक और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। लेट्स से एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, इसी पे ही कर लेते हैं, CO2 पे ही कर लेते हैं। और स्टोइकोमेट्री हमें समझ में आ गई, स्टोइकोमेट्री से कैलकुलेशंस की जाती हैं केवल। स्टोइकोमेट्री कोई एक्चुअल चीज़ नहीं होती है, मतलब एक्चुअल में हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि ये 1 मोल, इस रिएक्शन में अगर इसकी स्टोइकोमेट्री 1 है तो इसका मतलब 1 मोल कार्बन दे रखा है, नहीं। स्टोइकोमेट्री हमें ये बताती है कि अगर 1 मोल कार्बन होगा तो वो 1 मोल O2 से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बनाएगा। वो एक्चुअल पिक्चर नहीं होती है, एक्चुअल पिक्चर तो वो होती है जो हमें दे रखा होता है क्वेश्चन में। तो मान लीजिए अगर हमें दे रखा है, एक्चुअल में कुछ ऐसा दे रखा है कि 6 ग्राम कार्बन है, ओके, और हमारा 16 ग्राम जो है O2 है, तो उससे कितने ग्राम CO2 मिलेगा, इसे कैलकुलेट करने के लिए भी हम स्टोइकोमेट्री का ही यूज़ करेंगे। तो स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होता था, स्टोइकोमेट्री से हम मोल के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो 1 मोल कार्बन रिएक्ट करता है 1 मोल O2 से, ओके, और वो हमें क्या देता है, 1 मोल CO2 देता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री। 1 मोल कार्बन का मतलब हो गया 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है किससे, 32 ग्राम O2 से रिएक्ट करता है, और वो हमें देता है कितना, 44 ग्राम CO2 देता है। ये बात समझ में आ गई। बट एक्चुअल पिक्चर क्या है, हमारे पास 12 ग्राम कार्बन ना होके 6 ग्राम है, और 32 ग्राम ऑक्सीजन ना होके हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो स्टोइकोमेट्री से कैलकुलेशन हम स्टोइकोमेट्री से करेंगे, स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री 12 ग्राम कार्बन के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, मैं वैसे ही लिख लेता हूँ उसी फॉर्म में, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ से हम ये भी पता लगा सकते हैं फिर 6 ग्राम कार्बन को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 6 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्स, हाफ कर देंगे भाई, यहाँ पे 12 से 6 हो गया तो उधर भी हाफ कर देंगे हम, रिक्वायर्स 16 ग्राम ऑफ O2। तो हमें पता लग गया कि 6 ग्राम कार्बन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, 16 ग्राम करेगा, और 16 ही दे रखा है। तो मतलब इस केस में ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे। और जब 6 ग्राम
कार्बन रिएक्ट करता है तो उस केस में कितना CO2 बनता है वो भी स्टोइकोमेट्री से ही देखा जाएगा। मतलब इसे और आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ा, यहाँ पे लिख सकते हैं तब हमें मिलता था 44 ग्राम ऑफ CO2, तो इसका भी फिर आधा हो जाएगा 44 की जगह अब हमें 22 ग्राम ऑफ CO2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 22 ग्राम ऑफ CO2। ओके, यहाँ पे जो दोनों रिएक्टेंट हैं वो क्या दे रखे थे, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में दे रखे थे, मतलब जितना एक दूसरे के साथ जितना रिएक्ट होना होना था उतने ही अमाउंट में हमें दे रखे हैं। तो इस रिएक्शन ये जो रिएक्शन होगी वो कंप्लीट होगी, इसमें कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा, सारा का सारा रिएक्ट हो जाएगा, सारा का सारा कार्बन सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके 22 ग्राम ऑफ CO2 हमें देगा भाई इस क्वेश्चन में। तो ऐसे करते हैं हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, तो ये आपको आनी चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LR बोला करेंगे, LR। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो लिख लेते हैं पहले हम, LR की डेफिनेशन। तो LR लिमिटिंग रीजेंट वो रिएक्टेंट होता है, किसी भी रिएक्शन का वो रिएक्टेंट होता है दैट रिएक्टेंट which get consumed in the reaction, consumed in the reaction and limits the reaction, and limits the reaction is known as लिमिटिंग रीजेंट, उसे लिमिटिंग रीजेंट बोला जाता है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर A+B गिविंग C कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, इधर हमारे क्या हैं, ये दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास A और B, ठीक है, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A और B है। मान लीजिए अगर हमें जो B रिएक्टेंट है अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में दे रखा हो, B स्मॉल क्वांटिटी में अगर हमें दे रखा हो और A ज़्यादा क्वांटिटी में दे रखा हो, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में दे रखा हो, तो क्या होगा जब रिएक्शन होगी तो A तो लार्ज क्वांटिटी में है और B कम क्वांटिटी में है, तो B क्या हो जाएगा, रिएक्शन में ख़त्म हो जाएगा बिकॉज B कम क्वांटिटी में है और A बचा रह जाएगा। तो B खत्म हो गया, B के खत्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्शन भी रुक जाएगी भाई। जब B ही खत्म हो गया रिएक्शन के अंदर तो फिर C नहीं बन पाएगा, और ठीक है, C तो तभी बनता है ना जब A और B दोनों दोनों की रिएक्शन होती थी और तब C बनता था। तो यहाँ पे B स्मॉल क्वांटिटी में है, B पहले ही खत्म हो जाएगा और रिएक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो इसीलिए B को फिर क्या बोला जाएगा, B ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा, LR होगा। तो वो रिएक्टेंट LR होता है जो कम क्वांटिटी में दे रखा हो इन कंपैरिजन टू द अदर रिएक्टेंट, दूसरे रिएक्टेंट के कंपैरिजन में जो कम क्वांटिटी में दे रखा होता है वो पहले कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, और कंज्यूम होने के बाद वो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है और उसी को LR बोला जाता है। ओके, अब LR निकालते, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको जहाँ पे LR की हम बात करेंगे। तो सेम वही कार्बन+O2 का सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे अगर क्या दे रखा है हमें, अगर हमें 16 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में अगर हमें लिमिटिंग रीजन निकालना है तो आप स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग पहले बात करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री ये होना चाहिए था कि 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 देता है, और 1 मोल कार्बन का मतलब हो गया 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें
1 मोल CO2 यानी कि 44 ग्राम CO2 हमें देगा। और एक्चुअल में जो हमें रिएक्टेंट मतलब 12 ग्राम कार्बन को स्टोइकोमेट्री से हमें पता लगा कि 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। और जो एक्चुअल पिक्चर थी हमारी उसके अंदर भी हमें 12 सॉरी हाँ एक्चुअल पिक्चर में हमें 16 ग्राम कार्बन दे रखा है। ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम ही है, मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन को 12 ग्राम कार्बन ही चाहिए था। 12 ग्राम कार्बन की रिक्वायरमेंट थी, पर क्या दे रखा है, ज़्यादा दे रखा है, 12 से 16 दे रखा है। तो इस रिएक्शन में जो कम क्वांटिटी में हो गया हमारा वो कौन हो गया फिर, ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में हो गया। ये कार्बन तो अभी भी बचा रह जाएगा जब रिएक्शन होगी। तो इस केस में हमारा जो O2 है ये हमारा लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो आपको लिमिटिंग रीजेंट पहचानना आना चाहिए। और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसी रिएक्शन के अंदर अगर हमें 24 ग्राम कार्बन दे रखा होता और 64 ग्राम सॉरी 60 ग्राम 60 ग्राम अगर ऑक्सीजन दे रखा होता, तो अब हमें बताना है कि यहाँ लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होगा। तो लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए पहले हमें स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि कितने के साथ कितना रिएक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री मैंने अभी ऊपर ही लिखा था, स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम CO2 देता है। बट इस केस में देखिए, तो इस केस में 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम O2 चाहिए। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्स 32 ग्राम्स ऑफ O2। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर 24 ग्राम को कितनी चाहिए, 24 ग्राम कार्बन रिक्वायर्स डबल अमाउंट 64 ग्राम ऑफ O2। तो मतलब 24 ग्राम कार्बन को कितना चाहिए था, 64 ग्राम O2 चाहिए था। और दे रखा है 60 ग्राम, यानी कि O2 क्या है, कम क्वांटिटी में है। ठीक है। मतलब 24 ग्राम पूरा का 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, कार्बन ज़्यादा क्वांटिटी में है और ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में है। तो रिएक्शन में ऑक्सीजन पहले ख़त्म हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारा ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन ही हमारा लिमिटिंग रीजेंट है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। C+O2 गिविंग आउट CO2। अगर हमें दे रखा है कि 6 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम O2 है, तो हमें अगर इसमें LR पूछा गया है तो सबसे पहले हम स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि कितना कितना रिएक्ट करता है आपस में, और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन LR है। तो स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम O2 से रिएक्ट करके 44 ग्राम CO2 बनाया करता था। ठीक है। तो स्टोइकोमेट्री से ही हम फिर बता सकते हैं कि 6 ग्राम कार्बन को कितना ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ से हमें पता है कि 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्स 12 ग्राम कार्बन को ज़रूरत है 32 ग्राम की, 32 ग्राम ऑफ O2 की। तो 6 ग्राम कार्बन को कितने की ज़रूरत होगी, इससे आधा 16 ग्राम की। तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड 16 ग्राम ऑफ O2। और जो एक्चुअल में हमें क्या दे रखा है, उतना ही दे रखा है। 6 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करने के लिए 16 चाहिए और उतना ही दे रखा है, मतलब स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पे कोई सा भी रिएक्टेंट ज़्यादा या कम नहीं है, ये दोनों बिल्कुल प्रोपोर्शनेट अमाउंट में है, जितना चाहिए था दोनों, मतलब जितना कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे उतने उतना ही दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन के अंदर कोई भी लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस में कोई लिमिटिंग रीजेंट नहीं होता है। नो LR इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कोई LR
नहीं है। तो इसे LR एक का तरीका एक तो ये हो गया LR निकालने का, कि LR आप आसानी से कैसे निकाल सकते हो। आप स्टोकोमेट्री के अकॉर्डिंग लिखो कि कितना कितना चाहिए, और उसके बाद में फिर आप जो एक्चुअल दे रखा है उसके साथ कंपेयर करके देख लो, और आपको पता लग जाएगा कि कम अमाउंट में कौन सा दे रखा है, तो LR का पता लग जाएगा। बट एक और तरीका भी होता है LR निकालने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अनदर वे टू डिटरमाइन या अनदर वे ऑफ फाइंडिंग LR, कि कौन सा रेक्टेंट जो है वो हमारा लिमिटिंग रीजन है। फाइंडिंग LR, बिकॉज LR को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी रिएक्शन में मतलब दोनों रेक्टेंट अगर प्रोपोर्शनेट नहीं है, मतलब जितने होने चाहिए थे स्टोकोमेट्री के अकॉर्डिंग उतने नहीं है, तो उन केसेस में जो सिलेक्शन की पूरी कैलकुलेशन होती है वो LR के अकॉर्डिंग ही होती है, लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग ही होती है। अगर हमें ऊपर वाली रिएक्शन जिसमें भी हमने लिमिटिंग रीजन निकाला था, ओके, जैसे वेरी फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हमने लिमिटिंग रीजन ऑक्सीजन को निकाल दिया था, तो ऐसी रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन निकालने के बाद अगर आपसे अभी कोई पूछे कि CO2 कितना बनेगा, तो आप CO2 कितना बनेगा ये आप लिमिटिंग रीजन से ही कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कार्बन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं यहाँ, बिकॉज कार्बन तो एक्सेस अमाउंट में दे रखा है, वो तो कुछ बच भी रहा है, तो उससे नहीं बताया जा सकता कि हमारा प्रोडक्ट कितना बना है। ओके, तो लिमिटिंग रीजन निकालना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि उससे बाकी कैलकुलेशंस जो भी होती हैं रिएक्शन की लिमिटिंग रीजन से ही की जाती हैं। इस केस में भी CO2 कितना बनेगा ये भी O2 ही बताएगा हमें। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अनदर वे ऑफ फाइंडिंग LR, ये तो हमें पता लग गया LR निकालना इम्पोर्टेंट है। और कौन सा तरीका है LR निकालने का, तो LR निकालने के लिए हम क्या निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 ये है, फाइंड द moles upon stoichiometric ratio for all the reactants, जितने भी reactants होंगे उनके लिए मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का आप रेशियो निकालोगे। ठीक है, और स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड ये होगा कि जिसके लिए द reactant which has least moles upon stoichiometric coefficient ratio, then that reactant is limiting reagent। तो उस reactant को क्या बोलेंगे, LR बोलेंगे भाई। तो सीधी सीधी बात यह है कि दूसरा तरीका LR फाइंड करने का ये होता है कि आपको जब भी कोई रिएक्शन दे रखी होगी तो उसमें रिएक्टेंट का मास तो देते ही हैं भाई, इतने ग्राम ये है और इतने ग्राम ये है, तो मास से सबसे पहले आपको मोल्स निकालने हैं। ठीक है, मोल्स निकालने के बाद उसके बाद में मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है रिएक्शन रिएक्शन से हमें पता लगता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे उसे डिवाइड करना होगा, और जिस रिएक्टेंट के लिए मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो सबसे कम आएगा वो हमारा LR होता है। ठीक है, तो जैसे जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था सेम एग्जांपल को मैं इस तरीके से भी करके दिखाऊंगा आपको, और LR भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस O2 गिविंग आउट CO2, ये रिएक्शन थी। सबसे पहला जो केस लिया था हमने कि इसमें कार्बन ले लिया था हमने 16 ग्राम। ओके, और उसके बाद में हमने ऑक्सीजन लिया था इसमें 32 ग्राम, और इसमें हमने LR कैलकुलेट किया था स्टोइकोमेट्री का यूज़ करके। ठीक है, स्टोइकोमेट्री से कितना कितना होना चाहिए था उससे निकाला था। अब दूसरे मेथड से निकालेंगे जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे सबसे पहले हमें मास पता लग गया इनका। ठीक है, मास हमें पता है, कार्बन का मास 16 ग्राम दे रखा है, ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स कार्बन के
यहाँ पे 16 ग्राम मोल्स निकालने का तरीका पहले ही बता चुके हैं। अगर मास दे रखा है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला यूज करके हम मोल्स निकाल सकते हैं। मोलर मास कार्बन का होता है 16 ग्राम पर मोल, सॉरी 12 ग्राम पर मोल। और O2 के लिए भी यहाँ पे मोल्स निकालेंगे हम 32 ग्राम अपॉन 32 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास होता है। तो मोल्स निकल के आ जाएंगे। कार्बन के लिए कितना आएगा? कार्बन के लिए जो मोल्स आएंगे वो 16 अपॉन 12 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं। 1.33 कुछ आएगा। और यहाँ पे जो मोल्स आएंगे 32 से 32 डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, तो यहाँ पे मोल्स 1 आएंगे। अब मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ कार्बन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखने से पहले पहले ये भी चेक करिएगा कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, अदरवाइज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है। ये बैलेंस है और तभी बैलेंस रिएक्शन में ही स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखा जाता है। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये हमारा 1.33 अपॉन 1 आ जाएगा, यानी कि मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो आएगा वो 1.33 आएगा। और उसके बाद में यहाँ पे अनदर रेशियो ऑक्सीजन के लिए मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो मोल्स क्या है? मोल्स 1 है। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है ऑक्सीजन का, ये रिएक्शन से पता लग जाता है, यहाँ पे 1 ही है, तो O2 का 1 है और यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा। तो हमने O2 के लिए भी मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लिया, कार्बन के लिए भी निकाल लिया। तो यहाँ से जो स्मॉलेस्ट होगा डेट विल बी अवर लिमिटिंग रीजन। तो ये जो ऑक्सीजन के लिए हमें पता है कि रेशियो कम आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसके लिए तो 1.33 आ रहा है कार्बन के लिए। तो स्मॉलेस्ट इसके केस में है, ऑक्सीजन के केस में है, तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा? LR हो जाएगा। O2 जो है वो LR है इस रिएक्शन में। ओके। और एक बार अगर LR निकल जाए तो जो कैलकुलेशंस होती हैं वो LR के अकॉर्डिंग ही होती है, उस रिएक्शन की कैलकुलेशन LR के अकॉर्डिंग ही होंगी। और अगर इस रिएक्शन में हमें जैसे पूछा जाए, आगे फर्दर पूछा जाए इसमें CO2 कितना बनेगा, CO2 कितना बनेगा, तो वो रिएक्शन किससे करेंगे? LR से करेंगे। तो मैं नोट भी लिख देता हूँ यहाँ पे। नोट ये है, once we get the LR, then all the calculations are done according to LR, लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि कितना CO2 बनेगा इस रिएक्शन में, तो LR के अकॉर्डिंग, LR हमारा ऑक्सीजन है, तो इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री हमें पता है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन, कार्बन की तो बात ही नहीं करेंगे, LR की ही बात होगी। अब कितने ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम CO2 बनता है, ये स्टोइकोमेट्री से हमें पता है। हमें पता है कि 32 ग्राम ऑफ O2 से हमारा 44 ग्राम CO2 बनता है, ये स्टोइकोमेट्री से हमें पता था। और एक्चुअल में भी हमें क्या दे रखा है? 32 ग्राम ही दे रखा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर CO2 कितना बनेगा? ठीक है, CO2 कितना बनेगा? 44 ग्राम ऑफ CO2 ही बनेगा। 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस। और देखो यहाँ पे कार्बन, अगर हमने यहाँ पे कार्बन कितना बचा रह जाएगा वो भी LR से ही पता लगेगा। LR हमें पता है 32 ग्राम कार्बन के लिए, स्टोइकोमेट्री से हमें पता है कि 12 ग्राम कार्बन चाहिए। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए 12 ग्राम कार्बन चाहिए। तो यहाँ पे 16 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिमेन अनरिएक्टेड बचा हुआ रह जाएगा। तो ये बात हमें समझ में
आ गई। तो अब मैं एक एग्जांपल इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करके देख, चलिए भाई हमने क्वेश्चन कर दिया इंसर्ट। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.23। इसमें हमें एक रिएक्शन दे रखी है। वो रिएक्शन सॉल्यूशन हम अगर हमें करना ही है तो मैं रिएक्शन को लिख लेता हूँ, A+B2 गिविंग आउट AB2। हमें ये रिएक्शन दे रखी है, और उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, 5 अलग अलग केसेस दे रखे हैं, जिसमें हमें क्या करना है, हमें लिमिटिंग रीजेंट को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स। तो लिमिटिंग रीजेंट को निकालने के लिए मैंने 2 तरीके बताए थे। फर्स्ट मेथड था कि आप स्टोकोमेट्री से सारी चीज़ें देख लो स्टोकोमेट्री के अकॉर्डिंग, और दूसरा तरीका था कि आप मोल्स अपॉन स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लो। तो यहाँ पे सेकंड मेथड जो है वो वर्क नहीं करेगा, जो सेकंड मेथड के लिए हमें मोल्स निकालने मतलब मोल्स निकालने पड़ते थे, और मोल्स निकालने के लिए मोलर मास चाहिए। और यहाँ पे तो जो रिएक्टेंट्स हैं ए है B2 है, तो ये कोई हमारे केमिकल एलिमेंट्स तो है नहीं, तो जिनका मोलर मास पता हो, तो सेकंड मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। हमें फर्स्ट मेथड जो था स्टोकोमेट्री का यूज़ करके यहाँ पे LR को निकालना होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्टोकोमेट्री, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। ए की स्टोकोमेट्री 1 है, B2 की स्टोकोमेट्री 1 है, और AB2 की भी स्टोकोमेट्री 1 है। तो इसका मतलब क्या है हम वो भी लिख लेते हैं। ए की स्टोकोमेट्री 1 होने का मतलब हो गया कि 1 मोल ए के साथ 1 मोल B2 रिएक्ट करेगा, 1 मोल B2, और हमें कितने मोल, हमें 1 मोल AB2 मिलेगा, ठीक है। और क्या है स्टोकोमेट्री का मतलब, और स्टोकोमेट्री का मतलब अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं, तो स्टोकोमेट्री में हम ये भी बोल सकते हैं कि वन वन एटम ऑफ ए will react with 1 molecule of B2, 1 molecule of B2 के साथ रिएक्ट करके हमें ये 1 molecule of AB2 बनाएगा। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ओके। इसे थोड़ा और कुछ बदल के भी हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, और हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि 1 atom of A will react with, एक मॉलिक्यूल है B2 का, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 का मतलब हो गया 2 B एटम्स, मतलब 2 एटम्स ऑफ B, ये भी बोला जा सकता है। और ऐसे ही 1 मोल ऑफ B2 को क्या लिखा जा सकता है, 1 मोल ऑफ B2 को हम लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ B एटम्स, 2 मोल ऑफ B भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे मतलब अगर कोई कंपाउंड के मोल्स बता रखे हैं तो उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके मोल्स कितने होते हैं, इसके बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं। तो ये स्टोकोमेट्री के अकॉर्डिंग ये सब होना चाहिए था। तो अब हम देख लेते हैं भाई हमारे जो केसेस, रियल केसेस जो हमें दे रखे हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो पहला केस है ए के एटम्स जो दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस इज A+B2 गिविंग आउट AB2 था, और इसमें अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए के हैं 300 एटम्स, और जो बी हैं उसके हैं 200 मॉलिक्यूल्स। तो हमें बताना है इन दोनों में LR कौन होगा, ठीक है, कौन सा रिएक्टेंट LR होगा। तो देखिए स्टोकोमेट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है, स्टोकोमेट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ए का एक एटम B2 के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि 300 एटम ऑफ ए को कितने एटम चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टोकोमेट्री 300 मॉलिक्यूल्स ही चाहिए B2 के, मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। बट एक्चुअल में कितने दे रखे हैं, एक्चुअल में तो 200 ही दे रखे हैं, एक्चुअल में जो दे रखे हैं हमें वो 200 ही दे रखे हैं। तो डेट मीन्स जो है वो B2 कम दे रखा है, तो B2 हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा। सिंपल है। ऐसे ही दूसरा केस भी कर लेते हैं हम। दूसरे केस में बोला है
दूसरे केस में बोला गया है कि 2 मोल ए है और 3 मोल बी है, ठीक है, 2 मोल ए है और 3 मोल बी है। और स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए हमने लिखा था 1 मोल ए जो होता है वो 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करता है। तो 2 मोल ए को कितने मोल चाहिए बी के, फिर 4 मोल बी चाहिए, बट दे कितना रखा है, 3 मोल दे रखा है, तो इस टाइम पे भी B2 क्या है, LR है, मतलब कम दे रखा है। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या दे रखा है, 100 एटम्स दे रखे हैं ए के और 100 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं बी के। स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है, स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने पहले से ही किया था, स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग एक एक एटम जो ए का होता है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ B2 से रिएक्ट करता है। तो स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग 100 एटम्स ऑफ ए को कितने चाहिए, रिक्वायर्स 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, और एक्चुअली में उतने ही दे रखे हैं जितने चाहिए। तो यानी कि ये दोनों जो हैं ए और बी हैं बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में है, प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में है। तो यहाँ क्या है, कोई भी LR नहीं होगा इस रिएक्शन में, नो LR। यहाँ कोई लिमिटिंग रीजेंट है ही नहीं है, दोनों बराबर हैं, इक्वली रिएक्ट करेंगे। अब नीचे चलते हैं, जो हमारा क्या है से फोर्थ केस है। फोर्थ केस में A + B2 गिविंग आउट AB2 में हमें दे रखा है, हमें 5 मोल ए दे रखा है और 2.5 मोल बी दे रखा है, ठीक है। और स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री हमें पता है कि 1 मोल ए को 2 मोल ऑफ बी चाहिए। तो 5 मोल ए को कितना चाहिए होगा, यहाँ से पता लग जाएगा। 5 मोल ए को देन चाहिए होगा 10 मोल ऑफ बी, पर कितने दे रखे हैं यहाँ पे, 2.5 ही दे रखे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा B2 जो हो गया, ये हमारा B2 जो है ये LR हो गया भाई। ओके, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 2.5 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल ऑफ बी। तो फिफ्थ पार्ट को भी देख लेते हैं भाई। A + B2 गिविंग आउट AB2। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 2.5 मोल ऑफ A एंड 5 मोल ऑफ B। तो स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री हमें पता है कि जो 1 मोल A होता है वो रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ B के साथ, यानी कि, और अगर हमें यहाँ पे पता करना हो कि 2.5 मोल A को कितना B चाहिए, 2.5 मोल A रिक्वायर्स, उससे डबल 1 को 2 चाहिए तो 2.5 को 5 चाहिए, 5 मोल ऑफ B चाहिए। और यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन दे रखी है एक्चुअल में भी उतना ही दे रखा है, यानी कि ये दोनों प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में है, इनमें से कोई भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ना कोई ज़्यादा ना कम है, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में है। तो यहाँ कोई भी LR नहीं होगा, इस रिएक्शन में कोई LR नहीं होगा। तो ऐसे करते हैं भाई हम LR फाइंड, और LR फाइंड करने के बाद बाकी सारी जो भी कैलकुलेशन होती है रिएक्शन की वो LR से ही की जाती है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो डेट्स ओवर विद द LR। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है that will be the concentration टर्म्स, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं किसी एक मिक्सचर की या किसी सॉल्यूशन की, ठीक है। तो हम एक सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। इस सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ए और बी, मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है।
तो हम कैसे बताते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट, मतलब अगर दो सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशंस बने हुए हैं, जैसे कि मान सकते हैं कि दो सॉल्यूशन बने हुए हैं, शुगर सॉल्यूशंस हैं दो, बट एक में ज़्यादा शुगर को डाला है और एक में कम को डाला है। तो इन्हें हम बताएंगे कैसे कि कौन सा ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और कौन सा कम कंसनट्रेटेड है। तो उनके लिए हम क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स हमें क्या बताती हैं, हमें ये बताती हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करना है तो उनमें से किसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा। ओके, तो इस सॉल्यूट के बारे में अगर हमें पता लगाना है कि कोई दो सॉल्यूशंस में सॉल्यूट किस में ज़्यादा है, तो दोनों के लिए हम सेम कंसंट्रेशन टर्म को निकालेंगे। जिसके लिए कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू ज़्यादा आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा, उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंट। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे मास बाय सॉरी उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय मास परसेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। उसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, और यही हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमें पढ़नी है। ठीक है, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमें बताती हैं कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना होगा। कंसंट्रेशन टर्म की जो वैल्यू होती है, अब मैं ये लिख सकता हूँ एट द एंड, ये लिख सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन टर्म is directly proportional to amount of solute, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्यूट ज़्यादा, मतलब वो सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो ये कंसंट्रेशन टर्म हम शुरू करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट इज मास परसेंट। ठीक है, तो पहली कंसंट्रेशन टर्म जो है वो उसे बोलते हैं मास परसेंट, या इसका और भी एक नाम होता है, और इसे मास बाय मास परसेंटेज भी बोलते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। या इसका एक और नाम भी होता है, इसे परसेंटेज एम बाय एम भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम हैं, आप याद रखें। ठीक है, तो इसके तीन नाम है। इसे निकालते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक मिक्सचर है, कोई एक मिक्सचर है जिसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट हैं, ए प्लस बी प्लस सी। और इस मिक्सचर के अंदर ए का मास जो है वो एम ए है, मान लीजिए बी का मास जो है वो एम बी है, और सी का मास जो है वो एम सी है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर हमें परसेंटेज एम बाई एम किसका निकालना है, अगर हमें ए का परसेंटेज एम बाई एम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो लगाएंगे हम, वो कुछ ऐसे लगेगा, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है भाई। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एम ए अपॉन
टोटल मास क्या हो जाएगा, सभी के मासेस का सम हो जाएगा, Ma प्लस Mb प्लस Mc इन 100। तो ये परसेंटेज m/m ऑफ A आ गया भाई। ऐसे ही परसेंटेज m/m ऑफ B भी निकाल सकते हैं और C भी निकाल सकते हैं। ओके। और बट एक चीज़ है कि सभी जितने भी कंपोनेंट होते हैं उस मिक्सचर के अंदर, सबके परसेंटेज m/m को अगर ऐड करें तो जो टोटल आना चाहिए, जो सम आना चाहिए, टोटल सम, वो 100 के बराबर ही आना चाहिए। तो परसेंटेज m/m ऑफ A प्लस परसेंटेज m/m ऑफ B प्लस परसेंटेज m/m ऑफ C जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो 100 के बराबर ही होना चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे और आप करके भी देख सकते हैं इसे, किसी भी मिक्सचर के लिए हम निकाल के और ऐड करके भी देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इसे। और इसका एक और भी फ़ायदा है, मतलब आपको जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी की परसेंटेज m/m फार्मूले से निकालने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को आप छोड़ सकते हो, बिकॉज इस रिलेशन से भी एक का परसेंटेज m/m निकाला जा सकता है। तो द लास्ट थिंग, सिग्निफिकेंस क्या होता है परसेंटेज m/m का? सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे किसी ने अगर हमें बोल रखा है 10% 10% W/W, इसे W/W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसे मैंने m/m लिखा है, आप W/W भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो मतलब दोनों ही बातें हैं। परसेंटेज 10% W/W NaCl सॉल्यूशन। अगर किसी ने हमें बोल रखा है ऐसा, तो उसका मतलब क्या हुआ हमें ये समझ में आना चाहिए, दैट इज द सिग्निफिकेंस। तो NaCl सॉल्यूशन है, तो मतलब एक NaCl सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि इसके अंदर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, तो NaCl सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या होगा, जाहिर सी बात है NaCl का सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट जो होगा वो आ रहा है NaCl सॉल्ट ही होगा। जो सॉल्वेंट है वो कुछ भी हो सकता था, बट अगर कभी मेंशन ना कर रखा हो, ठीक है, अगर कभी सॉल्वेंट के बारे में मेंशन ना कर रखा हो तो नोट कर लीजिए कि बाय डिफॉल्ट जो सॉल्वेंट है उसे वाटर लेंगे। बाय डिफॉल्ट कंसिडर कंसिडर वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया भाई वाटर। तो अब इस 10% W/W का इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं बिकॉज जो टोटल मास होता है सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास होता है। तो सॉल्यूट तो हमारे पास 10 ग्राम है ही, तो यानी कि सॉल्वेंट कितना हो गया, हम ये भी लिख सकते हैं, और इन सॉल्वेंट हो गया हमारे पास 90 ग्राम, 100 माइनस 10 कर दिया तो 90 ग्राम हो गया, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या वाटर ही लिख सकता हूँ मैं सीधा यहाँ पे। तो इसका सिग्निफिकेंस ये होता है भाई। ओके, यहाँ पे मैं ये लिख भी देता हूँ कि जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होता है that will be equal to mass of solute plus mass of solvent। तो ये होता है भाई। ओके, तो इस क्लास तक हम इतना ही पढ़ेंगे, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो हमने आज कंसंट्रेशन टर्म में पहला कंसंट्रेशन टर्म ही अभी पढ़ा है, दैट इज मास बाय मास परसेंट या परसेंटेज W/W, इतने सारे नाम है उसके, कुछ भी बोलिए। तो हमने पढ़ लिया यहाँ तक। तो अभी तक अगर किसी को कोई डाउट होगा भाई इस क्लास के अंदर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।
That's all from my side. Okay, bye bye.